आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हमारा डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। तारीख है 2 नवंबर और दिन है मंगलवार और देश विदेश की ताज़ा खबरों के सटीक विश्लेषण के साथ हम आ गए हैं आप तक। खबरों पर बात करने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए किन खबरों पर होगी बात, सबसे पहले वो जानते हैं। सबसे पहले बात होगी देश के 14 राज्यों की आज 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बारे में। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत, तो कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव देखने को मिला। तो इसी बहाने आपको बताएंगे कि क्या इन नतीजों से कोई नेशनल लेवल पर कोई एनालिसिस, कोई बेहतर समझ सामने आई है। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में। उनकी गिरफ्तारी हुई है 100 करोड़ की वसूली मामले में। तो फ्लैशबैक में ले चलेंगे आपको और समझेंगे कि इस गिरफ्तारी की पूरी कहानी कब और कहां से शुरू हुई। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन ने क्लाइमेट चेंज की ओर ध्यान आकर्षित किया है पूरी दुनिया का। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने कार्बन एमिशन घटाने का टारगेट फिक्स कर लिया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण फैलाने के मामले में कौन से देश किस नंबर पर है, कौन कहां खड़ा है, सबकी रिपोर्ट आपको बताएंगे। और फिर बात करेंगे इसी COP26 में इजराइल की एक मिनिस्टर हैं जो शामिल नहीं हो पाई क्योंकि जो प्रोग्राम का जो स्थल था वहां तक पहुंचने का जो रास्ता था वहां पर व्हील चेयर नहीं जा सकती थी और वो मिनिस्टर दिव्यांग हैं। अब ये बात ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या दिव्यांग लोगों के लिए दुनिया अभी भी उस हिसाब से बेहतर नहीं हो पाई है जैसे उसे होना चाहिए था। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भारत के लिहाज से दिव्यांग जनों की लाइफस्टाइल सुगम बनाने के लिए यहाँ पर क्या कोशिशें हुई हैं। ये सारी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइन सुनते हैं खुशबू से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज औपचारिक तौर पर कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे 7 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने अपने पूरे सियासी सफर का जिक्र किया है और कांग्रेस हाईकमान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू पर भी सवाल खड़े किए। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 हेलीकॉप्टरों सहित 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को आज मंजूरी दे दी है। इस मामले पर मंत्रालय के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक में खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुंबई की एक अदालत ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने वसूली मामले में देशमुख से 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया था। निर्वाचन आयोग ने कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर उपचुनाव में जीतने वालों के विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। आयोग ने विजयी उम्मीदवार के साथ जीत का सर्टिफिकेट लेते वक्त सिर्फ 2 समर्थक ले जाने की इजाजत दी है। सीबीआई ने देश की किलो क्लास की पनडुब्बियों से संबंधी गोपनीय जानकारी अनाधिकृत व्यक्तियों को देने के मामले में नौसेना के 2 कमांडर और 2 रिटायर्ड नौसेना अधिकारियों सहित 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सूत्रों के अनुसार सभी 6 लोगों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत आरोप लगाए गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज मिलिट्री हॉस्पिटल के पास हुए फिदाइन हमले में 19 लोगों की मौत हो गई है और 43 घायल हैं। इन धमाकों की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। नई दिल्ली में 10 नवंबर को होने वाली अफगान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ हिस्सा नहीं लेंगे। भारत ने यूसुफ को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का न्योता दिया था। आज मीडिया से बातचीत के दौरान यूसुफ ने भारत पर तंज कसा, कहा कि जिन लोगों ने तबाही की है वो शांति या अमन की पहल नहीं कर सकते। और T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार हुई 2 हार के बाद कप्तान विराट कोहली को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कप्तान विराट कोहली का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए विराट कोहली से अपील की है कि ये सभी लोग यानी ट्रोलर्स नफरत से भरे हुए हैं, जिन्हें कोई प्यार नहीं देता है, इन्हें माफ कर दें और आप टीम को बचाएं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज सबसे पहले बात चुनावी आतिशबाजी की, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने की। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, सो उनको लेकर राजनीतिक दलों के बीच मेल मिलाप, आवाजाही पहले से थी ही, लेकिन आज सभी दलों की निगाहें
उपचुनाव यानी कि बाई पोल्स के रिजल्ट पर थीं। देश के 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर जो पिछले शनिवार को वोटिंग हुई थी, उसकी गिनती आज हुई। लोकसभा सीटों की बात करें तो दादर नागर हवेली सीट शिवसेना के कलाबेन देलकर ने जीत ली है। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के हाथ लगी। मध्य प्रदेश की खंडवा सीट बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पटेल के पास आई है। वहीं विधानसभा चुनावों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखी है, तो पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की बल्ले बल्ले रही। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगियों ने पूर्वोत्तर में बढ़त हासिल की है। ये तो साहब हुआ एक मोटा माटी निचोड़, लेकिन इन नतीजों का निहितार्थ क्या है? अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में हम इसका मतलब समझना चाहें तो क्या कोई स्पष्ट लकीर खींचते हुए ये उपचुनाव नजर आते हैं हमें? अगर हाँ तो वो क्या है? पूछा मैंने इंडिया टुडे टीवी के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, जब इस तरह के बाइपोल्स हुआ करते हैं जिसमें सिर्फ, जैसे हम बात कर रहे हैं 3 लोकसभा सीटों की, जो कि 1% जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उससे भी कम है, तो कोई एक बहुत बड़ा नेशनल पिक्चर उससे खींचना मुश्किल होता है। लेकिन एक बात जरूर होती है कि राजनीति में एक भी सीट की जीत या हार कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी उसका इस्तेमाल करती है। तो अगर आप इसमें एक खाका दे तो जो मंडी की जो हिमाचल प्रदेश की सीट है, जहां प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी है, उनका अगर मंडी सीट का चुनाव देखें हिमाचल प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए सेटबैक। और हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जो है, जो कि देश को बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज है वहां के लोगों का जो फौज में जाते हैं, और उसके बावजूद जो वहां पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं कुशल ठाकुर, उनका पीछे चलना एक इंडिकेशन है कि नेशनलिज्म वाला जो एक नेशनल पूरे देश में पर्सपेक्टिव बना था राष्ट्रवाद का, वो काम नहीं किया। इसके अलावा नेशनल पिक्चर में बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर राजस्थान से भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान का अगर आप देखिए तो पिछले 1 साल से अगर आपने राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है उसकी कोई खबर सुनी होगी तो आपस के झगड़े, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उनके दोनों के वर्ग। इसके बावजूद अगर कांग्रेस वहां सीटें जीत जाती है तो इसका मतलब 2 हो सकती है कि कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस की एक्सेप्टेंस जो है वो अच्छी है। दूसरा कि क्या पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से थोड़ा सा लगा कि राजनीतिक तौर पे वसुंधरा राजे जैसी नेता जो है उनको जो हाशिए पे डाला गया है, तो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का संगठन पूरा दमखम लगा के लड़ा है कि नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इधर कांग्रेस के लिए हिमाचल और राजस्थान से अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन बंगाल से उसके लिए बुरी खबर है। बंगाल में देखिए हालत ये है कि तृणमूल कांग्रेस नंबर 1 सारी सीटें जीत गई, जहां जहां बाइपोल हुए वो जीत रही है। बीजेपी सब सीटों पे नंबर 2 है। तो ये बीजेपी के लिए एक रीअफर्मेशन है कि पिछली बार जो हुआ था जिस तरह से विधानसभा के चुनावों में कि वो नंबर 2 उभरी थी और कांग्रेस और वाम दलों का सुपड़ा साफ हुआ था, वो जो प्रवृत्ति दिख रही है वो कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। अगर आप देखें हरियाणा में भी खट्टर सरकार के लिए बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी का टर्नआउट देखा जाए तो देखने से लग ही रहा है कि बीजेपी नंबर 3 की पार्टी और सत्ता में होते हुए सीट हार जाना, मैं फिर से कहूंगा, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसी तरह से कर्नाटक में भी सत्ता के बावजूद कहीं ना कहीं वोटर का उनके खिलाफ जाना बीजेपी के लिए एक नेशनल लेवल पे वार्निंग है। राहुल जी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल एक तरफा नजर आती है, जबकि बिहार से लेकर उत्तर पूर्व में अलग अलग क्षेत्रीय दल जो बिखरे हुए हैं। ऐसे में यहाँ से क्या कोई टेकअवेज हैं, क्या कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ से निकलता हुआ नजर आता है? ट्रेंड जो मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि जिन इलाकों में जो पार्टी सत्ता में है उसका मुख्यमंत्री या उसका नेतृत्व का दबदबा है या नेता में दम है, वहां पार्टियां बेहतर कर रही हैं। अगर आप राजस्थान देखें तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने सिद्ध करा कि वो अपने राज्य में अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को अच्छा चलाते हैं। बेशक उनकी पार्टी के सचिन पायलट उनके खिलाफ बगावत कर रहे हो, लेकिन दबदबा उनका है। देखिए वहां पार्टी अच्छा कर रही है। आप असम में देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा को लाया गया सोनोवाल की जगह मुख्यमंत्री बना करके, वहां उनका दबदबा है। वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपनी अच्छी पहल उन्होंने पैठ बनाई है और देखिए वहां पे रिजल्ट अच्छा रहा है। इसके मुकाबले अगर आप हिमाचल जाएं तो मुख्यमंत्री को जयराम ठाकुर जी के लिए ये कहा काफी समय से जा रहा है कि उनकी पकड़ प्रशासन पे और अपने पॉलिटिकल ढांचे पे ऐसी नहीं है कि वो बीजेपी को आशाप्रतीत सफलता दिलवा सके।
ये कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। अब आप तेलंगाना में जाइए तो तेलंगाना में इंटरेस्टिंगली जैसे हुजूराबाद बाईपोल है, वहां इटाला राजेंदर है, वो लीड कर रहे हैं टीआरएस की कैंडिडेट के आगे। जो वाईएसआरसीपी की पार्टी आंध्र प्रदेश में है, वो बड़वेल असेंबली सीट में 90,000 के 1 लाख के करीब के मार्जिन पे आगे चल रही थी। इसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जो इसका कहूंगा कि जहां पे जिस पार्टी का नेतृत्व मजबूत है, वहां उस पार्टी के लिए सफलता की ज्यादा ज्यादा चांसेस बनते दिख रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है ना, रीजनल छत्रप, वो कॉन्सेप्ट सही है। कॉन्सेप्ट सही है कि रीजनल छत्रप, चाहे वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का रीजनल स्ट्रांग लीडर हो, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में डिलीवरी ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं बाईपोल में। वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ममता बनर्जी रणबांकुरी हैं, उन्होंने बीजेपी को हराया, पूरी बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी को, और इस चुनाव में स्ट्रांग नेता पूरे इलाके में होते हुए बीजेपी में आप देखिए कि तमाम अफरा तफरी मची हुई, तमाम नेताओं में घमासान हो रहा है, तमाम नेता छोड़ के जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने सिद्ध कर दिया कि वो एक रीजनल छत्रप है, उनका होल्ड है, वो जीत रही है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया, टीआरएस वाईएसआरसीपी ने किया आंध्र प्रदेश में। ये एक ट्रेंड जरूर दिख रहा है कि सिर्फ रीजनल छत्रप नहीं, क्योंकि आरजेडी भी एक रीजनल पार्टी है, लेकिन जेडीयू का जो कोहेशन देखा बिहार में वो बेहतर दिखा, तो जेडीयू आरजेडी की हार हुई है। ये एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, यानी किसी इलाके में लीडरशिप की स्ट्रेंथ का इंडिकेटर ज्यादा है, बल्कि रीजनल पार्टी की स्ट्रेंथ के मुकाबले, क्योंकि इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी आ जाती हैं, जो कि क्षेत्रीय पार्टियां नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, राहुल श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की ये बड़ी कार्रवाई 100 करोड़ की वसूली मामले में हुई है। गिरफ्तार किए जाने से पहले देशमुख से 12 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से कभी भी किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब कई बार उन्हें ईडी द्वारा समन भेजने के बाद कल अनिल देशमुख खुद ही ईडी दफ्तर पहुंचे थे। ईडी के सामने पेश होने के बाद देशमुख के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है। इसमें देशमुख ने कहा कि जब जब ईडी ने समन किया, मैंने उनका सहयोग किया है। खैर, ये तो हुई इन पर लगे आरोपों की बात, लेकिन ये मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। कहानी फरवरी 2021 से शुरू होती है। आपको याद हो तो भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी एक कार मिली थी, जिसके बाद देश भर में खलबली मच गई थी। जांच के बाद इस मामले में एक पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से लेकर पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और फिर अनिल देशमुख घेरे में आए थे। तो अब आपको जरा फ्लैशबैक में ले चलते हैं और बताते हैं कि ये पूरा मामला था क्या, और इस मामले से परमबीर सिंह और सचिन वाजे प्रकरण के तार कैसे जुड़े हैं। पूछा मैंने आज तक रेडियो की रिपोर्टर विद्या से। देखिए, अगर इस पूरे मामले को अगर देखें, जब ये मामला एंटीलिया केस जब आया था सामने, तो एंटीलिया केस में इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तो उसमें मुंबई पुलिस के खुद के अधिकारियों पर उंगलियां उठ रही थी। इसी वजह से तब के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। उनको मुंबई पुलिस कमिश्नरेट से उनको होमगार्ड्स का जो पोस्ट है उधर भेज दिया गया था, डीजी होमगार्ड्स। जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ था, उस दिन अनिल देशमुख ने कहा था कि कुछ इस तरह से कमेंट किया था, कहते हुए कि अगर जो भी इसमें पूरे दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ केस होगा और ट्रांसफर भी होंगे। तो इस बात को लेते हुए तुरंत उसके थोड़े ही दिन बाद अचानक परमबीर सिंह ने एक लेटर लिख दिया था होम मिनिस्टर के खिलाफ, ये कहते हुए चीफ मिनिस्टर को लिखा था कि होम मिनिस्टर एक्सटॉर्शन करते हैं। उन्होंने कई सारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे कि सचिन वाजे और दूसरे कई और अधिकारियों के भी नाम लिए थे उन्होंने, और उसमें बताया था कि इन लोगों को अनिल देशमुख ने कहा था कि 100 करोड़ का जो एक टारगेट दिया गया था, और उनसे बोला गया था कि कई सारे जो बिजनेसमैन हैं मुंबई में, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, उन लोगों से तकरीबन कई करोड़ों रुपए हर महीने हर लेने हैं, ताकि तकरीबन 100 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। ये जो टारगेट है, ये इसकी बारे में सचिन वाजे ने अपने स्टेटमेंट में इसकी पुष्टि भी की थी। तो वहीं से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में तब आई जब सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, और उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने को पता चला कि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो एस्पेक्ट है वो भी उसमें है, क्योंकि कई सारे जो पैसा है हवाला के जरिए उसे
कुछ ट्रस्ट में उन्होंने ट्रांसफर किया है अनिल देशमुख ने, ऐसा उनका एलिगेशन है। और किस तरह से मनी को रूट किया गया था उसका भी डिटेल्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिया है अदालत को। और इसी वजह से ये पूरा मामला इस वक्त अगर आप देख लें तो अदालत में उनकी कस्टडी जो आज दी गई है वो इसी बात को लेके दी गई है कि जो पैसे हैं वो किस तरह से जो एक्सटॉर्शन मनी है उसको जो अनिल देशमुख के जो ट्रस्ट है उनमें डाला गया है, किस तरह से डाला गया है इसका पता करने के लिए उन्हें कस्टडी दी गई है। विद्या, पीएमएलए क्यों लगा है और आगे इस पूरी कार्रवाई का रुख क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये एक स्पेशल एक्ट है जिसके तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये देखती है कि कहीं पे मनी लॉन्डर किया गया है, यानी कि मनी जो पैसे हैं उसको किसी तरीके से हवाला या किसी के जरिए ब्लैक मनी को कन्वर्ट किया गया है, व्हाइट मनी को ब्लैक में। तो बहुत सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं इस पूरे मामले में। पीएमएलए एक स्ट्रिंजेंट एक्ट है, इसी वजह से माना जाता यही है कि एक बार अगर आप ईडी के चंगुल में फंस जाते हैं तो आसानी से तो नहीं निकलते हैं। तो फिलहाल अभी तो जांच पड़ताल जो है ये पूरे मामले में शुरू ही हुई है। कई सारे कंपनियों के नाम लिए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, जिनके जरिए बताया गया है कि ये सब शेल कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा कुछ करती नहीं है, लेकिन इन कंपनीज के जरिए इनमें कई सारे प्रॉफिट्स दिखाए गए हैं, क्योंकि ये एक्सटॉर्शन का जो पैसा है उसमें जा रहा था। और कैसे उन कंपनियों ने फिर इनके जो ट्रस्ट हैं, जो ट्रस्ट ये रन करते हैं अनिल देशमुख और उनकी फैमिली, उसमें उन कंपनियों ने डोनेट किया है। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, जो लेयरिंग ऑफ मनी जिसे कहती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो हुआ है और इसी के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। और इसी के तहत अभी ये जांच पड़ताल और आगे करना है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है कि ये अनिल देशमुख पर ही खत्म नहीं होता, इसमें कई सारे और लोग भी इन्वॉल्व हैं और इसी वजह से ये पूरे मामले की जांच पड़ताल अब और आगे चलेगी। अच्छा विद्या, ये जो ईडी के पक्ष की बात हुई है, इन सब के बीच अनिल देशमुख ने अपने पक्ष में क्या कहा है? देखिए, अनिल देशमुख बार बार यही कहना है कि पिछले 4 महीने से प्रवर्तन निदेशालय उन्हें बुला जरूर रहा था, लेकिन ईसीआईआर की कॉपी यानी कि क्या एलिगेशन है वो ही नहीं बता रहा था। अगर मान लीजिए वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मदद भी करना चाहें तो वो किस मुद्दे पे पूछेंगे, ये तो पहले प्रवर्तन निदेशालय को बताना चाहिए। वही बार बार कह रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें इस पूरे मामले में फ्राइडे तक को जो ऑर्डर आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें भी ये कहा गया है, ऐसा कि अनिल देशमुख के वकीलों ने अदालत को बताया कि उसमें भी यही लिखा है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो बार बार अदालतों को यही कहता रहा कि अनिल देशमुख आरोपी नहीं है, वो सिर्फ एक सस्पेक्ट है, और अगर वो हमारे पास आते भी हैं तो उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद इसमें आरोपी बनने का या गिरफ्तारी की कोई बात नहीं होती, इस तरह का एश्योरेंस दिया गया था। तो यही वजह है कि बार बार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ने जो जितनी भी दलीलें दी, उस पर अनिल देशमुख के वकीलों का यही कहना था कि भाई हम जब तक सिर्फ सस्पेक्ट थे 29 नवंबर तक, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश तक, तो आखिर 29 से अब तक में क्या हो गया जो आपने हमें सडनली गिरफ्तार कर लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या वो चाहते हैं कि हम कन्फेशन दे दें, हम अपने ही खिलाफ कन्फेशन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें ताकि आप हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करें। अगर आपको जांच पड़ताल करनी है आप करिए, इसमें हमको हमारी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन के बिना इनसे पूछताछ नहीं हो सकती और इसी वजह से ये कस्टडी बेहद जरूरी है। यही कहते हुए उन्होंने अदालत से 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, मिली लेकिन खाली 4 दिन की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विद्या। COP26 की समिट में कल भारत का क्लाइमेट चेंज को लेकर कमिटमेंट खूब चर्चा में रहा। 5 कमिटमेंट में से एक जाहिर करते हुए भारतीय पीएम ने कल कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर लेगा। नेट जीरो एमिशन का मतलब दरअसल ग्रीन हाउस का एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन जीरो करना नहीं है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस एक्सक्रीशन को दूसरे मीडियम से बैलेंस करना है। शॉर्ट में अगर समझाएं तो नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी बहुत कम हो। इस पर हो हल्ला भी मचा। कुछ लोगों ने भारत की इस प्रतिबद्धता का स्वागत किया, लेकिन कई जगह पर इसकी आलोचना भी हुई, ये कहकर कि ये टारगेट 2070 का क्यों, 2050 तक क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए समझना ये पड़ेगा भारत इस मामले में खड़ा कहां होता है। तो दुनिया की कुल आबादी का 17% होने के बाद भी
भारत का कार्बन एक्सक्रीशन में हिस्सा सिर्फ 5% है। आप ग्लोबल वातावरण को लेकर कंसर्न हैं, अच्छी बात है, फिर डेवलपिंग नेशन से ही इतनी क्रांति की उम्मीद क्यों? डेवलप कंट्रीज ने तो अपने हिस्से का काम कर लिया है। बहरहाल, इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर हैं दीपू राय। हम उनके पास चलते हैं और थोड़ा आंकड़ों के लिहाज से समझ लेते हैं कि दुनिया भर की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले जो कंट्री वाइज ये एक क्राइटेरिया देगा कि मेजर कंट्रीज को अगर कंपेयर किया जाए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन गैसों का उत्सर्जन हुआ है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन बड़ा पोल्यूटर्स है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम क्यूमुलेटिव फॉर्म में अगर देखें तो चाइना का आता है, दूसरा यूएसए का आता है। लेकिन ये एक हॉक्स होता है कि एक्यूमुलेटिव टोटल मिला के अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का हम नंबर्स देखते हैं, वजन देखते हैं, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कौन सा देश जहाँ पे कितने लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली कितना वो कार्बन उत्सर्जन करता है, तो उसको यानी कि जिसको पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तो डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने जब ये कंपेयर किया तो उसने ये पाया कि यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जैसे कंट्रीज हैं वो जो सबसे ज्यादा पर कैपिटा आपका कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। और इसी को जब कंपेयर किया कि अगर सपोज कर लीजिए यूएसए का एक व्यक्ति जितना कार्बन उत्सर्जन करता है आज के समय में, ये डेटा 2019 के जो अवेलेबल लेटेस्ट नंबर है उस पर बेस्ड है, तो उसको वो करीब करीब 9 भारतीयों के बराबर अकेले एक यूएस का आदमी कार्बन का उत्सर्जन करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर 9 टाइम्स ज्यादा है। दूसरा, अगर इसी को चाइना से कंपेयर किया जाए तो एक व्यक्ति यूएस का जितना कार्बन उत्सर्जन करता है वो 2 व्यक्तियों के बराबर है, चाइनीज लोगों के बराबर। ठीक उसी तरह से साउथ अफ्रीका का 2, और लेकिन इथियोपिया जो कि कम डेवलप कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज है, 108 लोग मिल करके भी एक आदमी के बराबर यूएस के एक आदमी के बराबर भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करते हैं अभी। दीपू जी, इन आंकड़ों को देखते हुए ये नेट जीरो एमिशन का टारगेट इतना आसान है क्या? एक चीज मैं बता दूं कि नेट जीरो एमिशन है क्या, क्योंकि आमतौर पर जिसकी चर्चा बहुत हो रही है तो उसका मतलब सीधे यह है जीरो एमिशन नहीं है। ये पहली बात ये समझ लेनी चाहिए। जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, अगर वो पॉल्यूट करती है, कार्बन का उत्सर्जन करती है अपने किसी भी प्रोडक्शन या उत्पाद बनाने के प्रोसेस में, तो उतना ही अमाउंट का वो सपोज करिए कि किसी एक एरिया में पेड़ लगा दे या मैंग्रोव डेवलप कर दे जो कि कार्बन को सोखते हों, एब्जॉर्ब करते हों। और ये बहुत लेकिन ट्रिकी चीज है कि वो आज पॉल्यूट करने दो उसको और वो पेड़ लगा करके वो उसको बैलेंस कर लेगा, तो उसको कहा जा रहा है कि नेट जीरो इमिशन। तो एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही कंट्रोवर्शियल पैरामीटर है ये, और इसको लेकर के जो कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका अलग अलग रवैया है। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन है कि जो सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं वो नेट जीरो इमिशन के स्कीम को लेकर के सामने आए हैं, और उनमें भी वो अलग अलग टारगेट लेके चल रहे हैं। कोई 2050 का लेके चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, बाकी इस तरह की कंट्री कुछ 2070 लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है। जैसे इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में भी कहा कि 2070 का एक टारगेट वो लेके चल रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल है क्योंकि इंडिया में अभी बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं और उसको उसी क्राइटेरिया पे नहीं तय किया जा सकता जैसे कि बड़े डेवलप कंट्रीज को कि आप अचीव कर लीजिए। क्योंकि आप सीधा सा एक एग्जांपल है कि हमारे यहाँ थर्मल पावर, कोल बेस्ड थर्मल पावर सबसे ज्यादा है, और उसको फेज आउट करना रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इतनी आसानी से वो अचीव नहीं होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दीपू राय। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग कार्बन एमिशन से बचाने के लिए दुनिया के तमाम देशों का एक सम्मेलन कल ग्लासगो में शुरू हुआ, जिसकी बात हमने अभी पिछली खबर में की। इसमें प्रधानमंत्री भी थे। दुनिया बचाने के इस इंटरनेशनल सम्मेलन के बारे में अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो ये बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ प्रदूषण ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ ठीक करना है, जैसे कि दिव्यांगों के लिए बराबरी का हक।
इजराइल की एनर्जी मिनिस्टर हैं करीन एल-हेरर, दिव्यांग है वो। उन्होंने इजराइल के एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि वो इस इंटरनेशनल समिट का हिस्सा नहीं बन पाई क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई। और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां से उन्हें शटल बस पर बैठना था उस जगह तक व्हील चेयर से नहीं जाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है कि यूनाइटेड नेशंस जो सभी लोगों के लिए इक्वल एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि इस कॉन्फ्रेंस में दिव्यांग भी होंगे। ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। दुनिया के हर हिस्से में दिव्यांग लोगों के लिए सुगम रास्ते बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के बारे में एक गहरी उदासीनता फैली हुई दिखाई देती है। भारत में तो हालात थोड़े और ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ तो दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले भी सामने आ जाते हैं। तमाम ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ व्हीलचेयर से जाना मुमकिन नहीं है। कई जगहों पर हालांकि अब बदलाव दिखता है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। तो भारत में दिव्यांग जनों के लिए कितने सुगम हैं हालात और दिव्यांगों को किस तरह के बदलावों की उम्मीद है आने वाले कल से, इस बारे में हमने बात की फोरम फॉर ऑटिज्म की को-फाउंडर पारुल कुमथा से, जो कि यूनिवर्सल डिज़ाइन आर्किटेक्ट और डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं। साथ ही वो भारत सरकार की एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के साथ इम्पैनल्ड भी हैं। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया आज। फर्स्टली इंडिया में ऐसे नहीं है कि हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स विच आर वर्थ मेंशनिंग। पहले तो इंडिया ने 2008 में UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये साइन किया था। बाय साइनिंग दिस चार्टर इट बिकेम मैंडेटरी कि इंडिया में जो UN चार्टर में लिखी हुई चीज़ें हैं वो अभी अवेलेबल की जाए फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दैट हमारा राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट रिवाइज किया गया है, और जहां पहले उसमें 10 से कम डिसेबिलिटीज थी, अभी 21 डिसेबिलिटीज लिस्टेड है। सुगम्य भारत अभियान भी एक बहुत ही अच्छी कोशिश है, द वन दैट यू मेंशन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एज एन आर्किटेक्ट मैं कहना चाहती हूँ कि इट इज नॉट जस्ट कि हम रैंप लगा दें और प्रेमाइसेस एक्सेसिबल हो जाती है। सिर्फ व्हीलचेयर यूजर्स ही विकलांग नहीं है, there are all kinds of users who have disabilities. Hearing impairment रहती है, जिनको सुनाई नहीं देता, visual impairment रहते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, ऐसे भी disabilities रहती हैं जो invisible रहती हैं, जैसे intellectual and developmental disabilities, autism, mental health issues, etc. Old age से आने वाली भी disabilities रहती हैं। कल्चरल अपब्रिंगिंग के कारण भी काफ़ी चीज़ें inaccessible हो जाती हैं, और ये सब अगर हम एक्सेसिबल करें तो ही हम समझ सकते हैं कि भारत सही मायने में एक्सेसिबल हो गया। सो व्हेन यू लुक एट एक्सेसिबिलिटी, ये सब दिखना चाहिए। और अभी तो बहुत ही छोटा पहल हुआ है। इट्स अ गुड थिंग, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। पारुल जी, दिव्यांग जनों के लिए जो कोशिशें की जानी चाहिए थी, जाहिर है वो नहीं होती दिख रही हैं। बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता की भी है। कितना और क्यों ज़रूरी है एक समाज के लिए कि वो अपने स्पेशली एबल्ड लोगों को मुख्य धारा में अपने साथ लेकर चले? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, और मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि ये जो कुछ मैंने पहले सवाल के दौरान जवाब में दिया, ये सब जो चीज़ें हैं, जो राइट टू एजुकेशन हो या सुगम्य भारत अभियान हो या अलग अलग जो चीज़ें, हमारा साइनिंग ऑफ UNCRPD हो, ये सब इसलिए हमें हासिल हुआ क्योंकि हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो आज सेल्फ एडवोकेट बने हैं। वो किसी के लिए रुके नहीं है। दे आर आस्किंग फॉर देयर राइट एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो राइट्स उन्हें मिले। काफ़ी एवेन्यूज ओपन हो गई है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में हम 2018-2019 में काम कर रहे थे, और वहाँ पे बाय द गवर्नमेंट वो ODS, ओपन डेफिकेशन फ्री, डिक्लेयर किया गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन। और वहाँ के ऐसे डिसेबल लोगों ने कहा कि आपके जो टॉयलेट मॉड्यूल है वो एक्सेसिबल नहीं है, तो क्या आपने हमें गिनती में नहीं दिया? और जब यह सवाल उठाया गया, गवर्नमेंट हैड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, और हमें कंसल्टेंट करके हायर किया गया, और हमने
12 टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स फॉर टॉयलेट्स, प्राइवेट टॉयलेट्स हमने डिजाइन करके गवर्नमेंट को दिए। तो जब पर्सन विद डिसेबिलिटी इन्वॉल्व होते हैं इन देयर ओन राइट, थिंग्स बिकम मोर क्लियर एंड थिंग्स बिकम मोर मैंडेटेड। और मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे मेन स्ट्रीम में इंक्लूड हो जाए पूरी तरीके से, तो ये जो अलग एडिशनल अवेयरनेस कैंपेन, टीचिंग कैंपेन, मैं एक लेक्चरर भी हूँ, आई टीच इन जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड आई टीच एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो। तो ये जो है ये सब चीजें अलग से करने की जरूरत नहीं है। आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम माई ओन चाइल्ड एंड फ्रॉम अदर पर्सन आई थिंक कि व्हेन थिंग्स चेंज लाइक दिस, जब ड्रास्टिक चेंज हो जाए तो आप उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सन विद डिसेबिलिटी मेन स्ट्रीम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पारुल कुमथा। और अब आज का दिन यहीं समेटने का वक्त हो गया है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com और अगर व्हाट्सएप पर बताना चाहें तो नंबर है 9953323303। नंबर एक बार फिर 9953323303। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने और साउंड डिजाइन किया है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।